पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए उपयोगी होगी। तो ये जनवरी 2026 की मैगजीन है विजन की। और हम अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है राज्य व्यवस्था और शासन में परिसीमन। ये करंट में क्यों है, अभी ये मुद्दा क्यों चल रहा है? क्योंकि दक्षिणी राज्यों ने यह चिंता व्यक्त की है कि लोकसभा सीटों का जनसंख्या आधारित परिसीमन तथा वित्त आयोग द्वारा धन आवंटन की वर्तमान पद्धति उनके साथ न्यायोचित नहीं है। दक्षिणी राज्यों ने ये कहा है कि जो लोकसभा सीटों का जनसंख्या आधारित परिसीमन है और जो जनसंख्या आधारित परिसीमन के आधार पर ही जो धन आवंटन किया जाता है, निधि का आवंटन किया जाता है, वो उनके साथ न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित क्यों नहीं है? क्योंकि जो दक्षिणी राज्य हैं उन्होंने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया, नियंत्रित किया, लेकिन उत्तरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन्होंने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया, जिससे कि इनकी जनसंख्या बहुत अधिक है। जबकि दक्षिण के राज्य केरल, तमिलनाडु, इन्होंने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया है, जिससे कि इनकी जनसंख्या कम है। और अगर इस जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो दक्षिण के राज्यों को कम सीटें आवंटित होंगी, कम निधि आवंटित होगी। इससे इनका जो लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है वो कम हो जाएगा। तो जो भी योजनाएं या जो भी बिल संसद में आएंगे उन पर उत्तर के राज्यों का प्रभुत्व ज्यादा होगा। इसलिए दक्षिण के राज्य इस परिसीमन प्रक्रिया को लेकर थोड़े से चिंतित हैं। तो आइए आगे देखते हैं परिसीमन होता क्या है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए सीटों की संख्या और उनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित की जाती है। मतलब प्रत्येक राज्य में मान लीजिए कि जितनी भी सीटें हैं, मान लीजिए एक राज्य में 20 सीटें हैं लोकसभा की, 40 सीटें हैं, तो वो एक जनसंख्या के आधारित पर निर्धारित की जाती है। जैसे मान लिया कि किसी एक सीट पे 2000 जनसंख्या पे एक सीट आवंटित की जाती है और किसी राज्य की जनसंख्या यदि 20,000 है तो वहां 10 सीटें उनको मिलेंगी। लेकिन अगली जनगणना में अगर वहां की जनसंख्या बढ़ के 30,000 हो जाती है तो यही 2000 के आधार पर उनको 15 सीटें मिलनी चाहिए। तो इसको हम परिसीमन कहते हैं, जो कि जनगणना के बाद किया जाता है। ठीक है, अब तक परिसीमन कितनी बार हुआ है? अब तक 4 बार परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है, जो कि 1952, 1963, 1973 और 2002 में हुआ है। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या हुआ था? इसमें वर्ष 2000 तक के लिए 1976 में कहा गया कि वर्ष 2000 तक के लिए जो जनगणना 1971 में हुई थी उसी के आधार पर सीटों का आवंटन होगा। ठीक है, उसके बाद 84वां संविधान संशोधन किया गया 2001 में, जिसमें कहा गया कि अब 2026 तक 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजन को अधिकृत किया जाता है। ठीक है, इसको 2026 के लिए बढ़ा दिया गया। तो अब 2026 में जो जनगणना चल रही है वो परिसीमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होती है। परिसीमन के लिए संवैधानिक उपबंध क्या है? संसद द्वारा अनुच्छेद 82 और अधिकारी और रीति से प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में पुनः समायोजन और विभाजन। मतलब संविधान में अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 में उल्लिखित है कि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो भी है, जिस क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर वहां का निर्वाचन होता है, में पुनः समायोजन किया जाएगा और विभाजन किया जाएगा। जैसा जनसंख्या में परिवर्तन होगा उसी आधार पर उस क्षेत्र को बदल दिया जाएगा। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि अगर जनसंख्या 2000 से बढ़ के उस क्षेत्र की 3000 हो गई है तो 2000 जनसंख्या का क्षेत्र अलग कर दिया जाएगा एक सीट के लिए, और जो 1000 है वो आगे समायोजित किसी दूसरे क्षेत्र में कर दी जाएगी। इस प्रकार से अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 उल्लिखित करते हैं। अनुच्छेद 330 और 332 में क्या है? अनुच्छेद 330 और 332 कहता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो भी सीटें आरक्षित हैं उनका पुनर्निर्धारण किया जाएगा। अगर SC ST की जनसंख्या में वृद्धि हो गई है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो उसके आधार पर उनको सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, उनकी सीटें बढ़ाई जाएंगी, जिससे कि उनकी जो प्रभाविता है वो बनी रहे। इसके बाद परिसीमन आयोग के आदेश विधि के समान प्रभावी होते हैं, इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग जो भी आदेश करेगा वो विधि के समान प्रभावी होंगे और किसी भी न्यायालय में उसके संबंध में ये चुनौती नहीं की जाएगी कि परिसीमन आयोग ने ये क्षेत्र गलत बनाया है या इस क्षेत्र में जो सीटें निर्धारित की हैं वो कम है या अधिक हैं। इसको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, ऐसा प्रावधान है। लोकसभा या राज्य विधानसभाओं द्वारा इन आदेशों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह भी नहीं है कि कोई विधि लाकर जो परिसीमन आयोग ने आदेश दिया है उसमें संशोधन किया जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि किसके द्वारा ये प्रभावी होते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। वो जिस तिथि को इसमें हस्ताक्षर कर देंगे उसी तिथि से ये प्रभावी हो जाएंगे। परिसीमन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय क्या है? किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ बनाम भारत संघ। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि परिसीमन आयोग का आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना और संवैधानिक मूल्यों के प्रतिकूल हो तो संवैधानिक न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकते हैं।
इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिसीमन आयोग ने कोई भी आदेश दिया है, ठीक है, और ये सिद्ध हो जाए कि मनमाने ढंग से दिया गया है या जो संविधान में लिखित मूल्य हैं, संविधान में जो लिखा हुआ है उसके विरोध में दिया गया है, तो संवैधानिक जो भी न्यायालय हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, तब उसकी समीक्षा कर सकते हैं। मेघराज कोठारी बनाम परिसीमन आयोग और अन्य न्यायिक हस्तक्षेप को केवल इसलिए प्रतिबंधित किया गया था ताकि निर्वाचन प्रक्रिया में आवश्यक विलंब ना हो। क्यों प्रतिबंधित किया गया था? इसका कारण यह है कि मान लीजिए कि जनगणना 2026 में होती है, उसके लिए परिसीमन आयोग बन जाता है और सीटों का निर्धारण कर दिया जाता है। किसी ना किसी व्यक्ति को उससे संबंधित आपत्ति होगी, अवश्य होगी। सत्ता दल या विपक्ष दल या किसी अन्य व्यक्ति को उसमें आपत्ति होगी, तो वो न्यायालय में केस फाइल करेगा। उस केस फाइल करने से वो परिसीमन वहीं पे रुक जाएगा जब तक उस केस का निर्णय नहीं आ जाता, और जब तक निर्णय नहीं आ जाता तब तक जो भी चुनाव होने हैं वो किसके आधार पर होंगे। इसलिए परिसीमन आयोग को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर मनमाने ढंग से किया गया है और संविधान के विरुद्ध है, तो किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ बनाम भारत संघ 2024 के केस में यह कहा गया है, तब इसकी समीक्षा न्यायालय कर सकते हैं। संवैधानिक अधिदेश जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के साथ प्रतिनिधित्व के समय समय पर संरेखण के लिए संविधान अनुच्छेद 82 और 170 के तहत परिसीमन अनिवार्य है। क्या मतलब है इस बात का? संविधान परिसीमन को बाध्य करता है, मतलब संविधान में लिखित है कि परिसीमन होना अत्यंत आवश्यक है, आप उसको टाल नहीं सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि परिसीमन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जरूरी है जिससे कि जो जनसंख्या है उसको उसका प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके लिए संविधान ने परिसीमन को बाध्य किया है। संवैधानिक अधिदेश इसी को कहते हैं। राजनीतिक समानता या निर्वाचन क्षेत्रों के समय समय पर पुनर्व्यवस्थित करके एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के लोकतांत्रिक सिद्धांत को क्रियान्वित करता है। मतलब राजनीतिक समानता का क्या अर्थ है? इसका भी वही अर्थ है कि जो क्षेत्र है, जैसे अगर एक क्षेत्र में, एक राज्य में, अगर उत्तर प्रदेश में 2000 लोगों पे एक सीट का निर्धारण किया गया है और किसी अन्य राज्य केरल या तमिलनाडु में 1500 जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया है, तो ये एक वोट एक व्यक्ति और एक मूल्य की लोकतांत्रिक सिद्धांत के विरुद्ध हुआ ना। कि अगर उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है तो तमिलनाडु में भी 2000 सीटों पर ही होना चाहिए, या तमिलनाडु में अगर 1500 सीटों पर है तो उत्तर प्रदेश में भी 1500 सीटों पर होना चाहिए। इसी को राजनीतिक समानता कहते हैं। गैरीमैंडरिंग की रोकथाम राजनीतिक लाभ के लिए सीमाओं में हेरफेर की गुंजाइश कम करती है। गैरीमैंडरिंग का क्या अर्थ है? इसको हम एक ऐसे कह सकते हैं कि गैरीमैंडरिंग दो तरीके से करी जाती है, क्रैकिंग और पैकिंग। क्रैकिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विपक्षी दल के जो वोटर्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में इस तरह से उनको बिखेर दिया जाता है। मतलब परिसीमन सत्ता पक्ष के हक में होता है, परिसीमन आयोग का बनता है तो वो सत्ता पक्ष का समर्थन करता है, तो इसलिए वो वोट को ऐसे तोड़ता है कि जिससे लाभ विपक्ष को ना हो पाए। मान लीजिए कोई सीट ऐसी है जिनमें उनको लग रहा है कि इस 2000 की जनसंख्या में 1000 से अधिक वोट अमुक व्यक्ति को जाएंगे जो कि विपक्षी दल है, लेकिन वो क्या करेंगे कि उन 2000 की जनसंख्या का स्थान परिवर्तित कर देंगे। वो 2000 में जो 1200 वोट विपक्षी दल को जाने वाले थे उनको 400 में 3 जगह पे तोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि सत्ता पक्ष को लाभ होगा, वो उस सीट पे जीत प्राप्त कर लेंगे और विपक्ष उस सीट पे हार जाएगा। इसको कहते हैं क्रैकिंग। और पैकिंग किसको कहते हैं? पैकिंग होता है कि जिन सीटों पर एक दो सीट पर तो विपक्ष जीत सकता है लेकिन बाकी सारी सीटों पर सत्ता पक्ष को लाभ मिलेगा, तो वो जनसंख्या को इस प्रकार से बांटेंगे कि जो सत्ता पक्ष है उसको अत्यधिक लाभ मिले। इसको कहते हैं पैकिंग। तो इस प्रक्रिया को जेरीमैंडरिंग की प्रक्रिया कहते हैं। इसके संदर्भ में एक कहानी भी है। 1812 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में वहां के गवर्नर थे एलिवरेज जेरी ने अपनी पार्टी को जिताने के लिए एक चुनाव क्षेत्र का आकार ही बदल दिया था। बदलने के बाद उस क्षेत्र का नक्शा जो था वो एक जीव होता है सैलामेंडर, उसकी तरह दिखने लगा था। तब अखबारों ने गवर्नर का नाम एलिवरेज गेरी था तो गेरी वहां से ले लिया और जीव का नाम जो जैसा वो नक्शा बना था सैलामेंडर, उन दोनों को मिला दिया और एक नया शब्द बना गैरीमैंडरिंग। तब से ये शब्द उन्हीं के नाम से प्रचलित है। अब हम लोग संघवाद को देखते हैं। संघवाद यह राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करके संघीय ढांचे में क्षैतिज संतुलन बनाता है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि परिसीमन यह सुनिश्चित करता है कि कोई एक राज्य पूरी संसद पर हावी ना हो जाए। यह राज्यों के बीच आपस में एक बराबरी और निष्पक्षता का संतुलन बनाए रखता है जिससे हमारे देश का संघीय ढांचा मजबूत हो जाए। जैसा कि हमने बात की थी कि अगर ऐसा हो जाए कि उत्तर के किसी राज्य में जनसंख्या इतनी हो गई है या कुछ राज्यों को मिला के जनसंख्या इतनी हो गई है कि वो पूरे लोकसभा में प्रभावी बहुमत अपनी सीटों से ही ला पा रहे हैं, बाकी राज्य वहां अपना उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे उन राज्यों को नुकसान होगा। तो इसलिए ये संघवाद की अवधारणा आई है जिसमें
संघीय ढांचे में क्षैतिज संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, जिससे किसी एक राज्य का प्रतिनिधित्व ना हो जाए, एक राज्य का बोलबाला ना हो जाए, सभी को समान हक मिले, जो कि हमारे संघवाद का अर्थ है कि शक्तियों का, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का सही बंटवारा हो, असंतुलन नहीं होना चाहिए बंटवारे में। ऐतिहासिक समायोजन। परिसीमन ने ऐतिहासिक रूप से सीटों के वितरण को इस प्रकार समायोजित किया है ताकि संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय स्वशासी संस्थानों में जनसंख्या वितरण के सापेक्ष एक संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। जैसे समय के साथ, जैसे पहले हमारे देश की जितनी भी आबादी थी वो समय के साथ धीरे धीरे पलायन करती रहती है शहरों की ओर। जैसे कोई भी बड़ा शहर, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जहाँ रोजगार अधिक है, लोग नौकरी के लिए गांव से, छोटे छोटे गांव से वहां पलायन करते हैं, धीरे धीरे नौकरी करते करते वहां ही निवास करने लगते हैं, रहने लगते हैं, तो वहां की आबादी बढ़ जाएगी। अगर पुराने समय के हिसाब से ही सीटें तय रहेंगी, मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 2000 है, वहां से 1000 लोग पलायन करके शहरों में चले गए, वहां की जनसंख्या 1000 रह गई, और वहां सीटों का निर्धारण जो था जितना था उतना ही रहा, तब तो एक व्यक्ति एक वोट, और एक व्यक्ति एक वोट का जो अधिकार है वो परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या कम हो गई लेकिन सीट उतनी ही है। तो इसके लिए भी परिसीमन किया जाता है कि जो लोग जहां पलायन करके पहुंच गए हैं उनको वहां प्रतिनिधित्व मिल सके। ऐसा ना हो कि उनको कोई लाभ ही ना मिले उनके पलायन करने के बाद, जहां जनसंख्या कम है वहां भी सीटों की संख्या अधिक रहे, जिससे कि बराबरी ना हो पाए। इसलिए ऐतिहासिक समायोजन किया जाता है, जिससे कि एक जनसंख्या वितरण के सापेक्ष एक संतुलित प्रतिनिधित्व बन सके। प्रभावी शासन व्यवस्था। जनसंख्या और जनसांख्यिक पैटर्न के साथ संरेखित निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधियों को अपने मतदाताओं की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी एक सांसद के इलाके में आबादी बढ़ गई, 40 लाख हो गई, और दूसरे के इलाके में सिर्फ 10 लाख है। जिस सांसद के पास 40 लाख है उसके लिए हर गली मोहल्ले की समस्या सुनना, सबका समाधान करना कितना मुश्किल हो जाएगा, जबकि जिसके पास 10 लाख है उसको कितनी आसानी रहेगी। तो परिसीमन के जरिए इस जनसंख्या को फिर से वितरित किया जाता है कि अगर इसके पास 10 लाख है तो उसके पास भी 10 लाख रहे, 40 लाख नहीं। अगर 40 लाख है तो उस सीट को 4 हिस्सों में विभाजित किया जा सके, जिससे 4 सांसद बन जाए, सबके पास 10-10 लाख होंगे, तो गवर्नेंस अच्छी होगी, जिससे कि वो प्रभावी शासन होगा, जिससे कि वो शासन व्यवस्था को और अच्छे से चला सकते हैं। अब परिसीमन से संबंधित चुनौतियां क्या हैं? संघीय असंतुलन। केवल जनसंख्या आधारित परिसीमन से उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य, जैसे कि हमने बात की थी उत्तर प्रदेश और बिहार, को लाभ मिलेगा, और जनसंख्या नियंत्रण जो राज्य कर रहे हैं उनको हानि हो सकती है। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं वो तो अच्छी चीज है ना, जनसंख्या नियंत्रण करना, जनसंख्या को कम कर रहे हैं जिससे संसाधनों का उचित उपयोग किया जा सके। उन्हीं को अगर इससे हानि होगी तो वो सोचेंगे कि क्या फायदा जनसंख्या नियंत्रण का, हम भी नहीं करते हैं, चलो जनसंख्या बढ़ाते हैं। इससे कितनी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इससे संघीय संतुलन कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय नीतियां होंगी वो उत्तरी राज्य में जनसंख्या ज्यादा है तो वहां की प्राथमिकता जो होगी उसके अनुरूप बनाई जाएंगी। इससे उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। वर्तमान व्यवस्था के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उपबंध है। हालांकि यह चिंता बनी हुई है, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण इन समुदायों के वास्तविक जनसांख्यिक वितरण को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है। मतलब अभी ये कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान व्यवस्था के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उपबंध है, तो इन निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण वास्तविक जो उनका जनसांख्यिकी वितरण है उसको सही तरीके से नहीं दिखाता है, क्योंकि काफी समय से अभी परिसीमन हुआ नहीं है। जैसे कि आपने देखा पहले 1971 की जनसंख्या के अनुसार था, फिर 1991 की जनसंख्या के अनुसार। अगर 1991 के अनुसार भी देखें तो लगभग 35 साल हो गए हैं। 35 साल में जनसंख्या और देश की स्थितियों में बहुत परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी परिसीमन हो जिससे सबको समान प्रतिनिधित्व मिल सके। जन भागीदारी का अभाव। जन भागीदारी अभाव का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि जो परिसीमन आयोग बनता है उसमें कौन लोग होते हैं? जो राजनीतिक नियुक्तियों से बनता है, जो सरकार नियुक्त करती है, उसमें जन भागीदारी नहीं होती है, जिससे जो सीमाएं वो लोग बनाते हैं, हो सकता है कि सीमाओं में जो लोग रहते हों उनके हित जुड़े हुए हों, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, और जब उनको अलग किया जाएगा, एक अलग निर्वाचन क्षेत्र में डाला जाएगा, तो उनके बीच अलगाव उत्पन्न हो सकता है। प्रतिनिधित्व असंतुलन। जनगणना में विलंब हुआ है, बहुत विलंब हुआ है। वर्तमान जनसंख्या वितरण की तुलना में प्रतिनिधित्व में विकृति आई है। मतलब जितनी 1991 की जनसंख्या के अनुसार अगर सीटों का आवंटन है तो अब तो जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो गई होगी 35 साल बाद, लेकिन सांसदों को किसी को ज्यादा जनसंख्या को संभालने का अवसर है, जैसा कि अभी हमने बात की थी, और किसी के पास कम जनसंख्या है, जैसे दक्षिण के राज्य, उत्तर के राज्यों में सांसदों के पास अधिक जनसंख्या है, जिससे वो सबकी समस्याएं न सुन पा रहे हैं, न उनका समाधान कर पा रहे हैं। इससे प्रतिनिधित्व असंतुलन पैदा होता है। परिसीमन की अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं क्या है? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की 720 सदस्यीय संसद में सीटों का वितरण क्रमिक आनुपातिकता सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होने पर जनसंख्या और सीटों की संख्या का अनुपात भी बढ़ेगा। क्या मतलब है इसका? जैसे कम आबादी वाले देशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में थोड़ी ज्यादा सीटें दी जाती है, क्रमिक आनुपातिकता। इसका मतलब है कि अगर किसी देश राज्य की जनसंख्या कम है, जैसे दक्षिण के राज्यों की जनसंख्या कम है,
तो जनसंख्या के अनुपात में थोड़ी थोड़ी सी सीटें बढ़ा दी जाएंगी। और जहां बहुत ज्यादा आबादी है वहां जो है जनसंख्या और सीटों का अनुपात सीधी सी बात है बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि संसद में सिर्फ बड़े और ज्यादा आबादी वाले देशों का ही दबदबा ना रहे, छोटे राज्यों की भी आवाज सुनी जाए। छोटे राज्यों की सीटें इसलिए बढ़ा दी जाती हैं कि जो बड़े राज्य हैं सिर्फ उनका दबदबा ना रहे, छोटे राज्यों की भी बात सुनी जाए। इसी को कहते हैं क्रमिक आनुपातिकता का सिद्धांत। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिनिधित्व सभा की सीटें 1913 से 435 पर स्थिर है, जबकि 1911 से 2023 में जनगणना में लगभग 4 गुनी वृद्धि हुई है। यहाँ कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? समान अनुपात विधि का से पुनर्वितरण यहाँ पे किया जाता है। समान अनुपात विधि क्या है? टोटल सीटें ये लोग नहीं बढ़ा सकते, 435 सीटें हैं इनके पास, और मान लो कि 50 राज्यों के बीच इनको जनसंख्या का बंटवारा करना है। तो जनसंख्या जितनी बढ़ गई है, मान लीजिए पहले जनसंख्या थी 2000, एक आंकड़ा मान लेते हैं हम लोग, पहले जनसंख्या थी 2000 और राज्य हैं 50, ठीक है। तो एक सीट के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 40 जनसंख्या होनी चाहिए। 40 जनसंख्या एक सीट के लिए होनी चाहिए। अब जनसंख्या हो गई 2000 से बढ़ के 4000, तो ये क्या करेंगे? सीटें नहीं बढ़ाएंगे, एक सीट के लिए 40 से बढ़ाकर 80 जनसंख्या कर देंगे। जैसे जनसंख्या दोगुनी हुई है तो एक सीट के लिए जनसंख्या वैसे बढ़ा देंगे, तो सीटें जितनी है उतनी ही रहेंगी। बस उनके एक सांसद के लिए जो वो मतलब 40 लोगों की समस्याओं का समाधान करता था वो 80 लोगों की करेगा। इसी को कहते हैं हम समान अनुपात विधि। अब आगे हम क्या कर सकते हैं? सीट वितरण, सीटों के आवंटन के लिए कुल प्रजनन दर समायोजित सूत्र का उपयोग किया जाए। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि जो कुल प्रजनन दर है उसको हम देखेंगे कौन से राज्य में ज्यादा है, कौन से राज्य में कम है। तो जिन राज्य में कम है उनको दंडित किए बिना न्याय संगत प्रतिनिधित्व उनको दिया जाए कि जिन राज्यों ने अपनी प्रजनन, मतलब ऐसे क्या होता है, ऐसे अगर ये कहा जा सकता है कि उसकी जनसंख्या बढ़ी, उस प्रदेश की जनसंख्या पहले से ज्यादा थी, तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि प्रजनन दर किसने घटाई है, किसने बढ़ाई है, किसने जनसंख्या कंट्रोल की कोशिश की है। लेकिन अगर इस आधार पर सीटों का वितरण होगा तो जिन राज्यों ने जनसंख्या कम की है, जिनकी प्रजनन दर कम है, उसको न्याय संगत लाभ दिया जाए, उनको पुरस्कार दिया जाए कि आपने जनसंख्या कम करी है तो इस आधार पर आपको ज्यादा धन आवंटित किया जाएगा, आपका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाता है। या जो भी संभव चीजें हैं की जा सकती हैं। पारदर्शी प्रक्रिया, पारदर्शिता में सुधार और व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए राजनीतिक दलों, नागरिक समाज संगठनों तथा आम जनता जैसे हितधारकों को शामिल किया जाए, जिससे परिसीमन प्रक्रिया की वैधता और निष्पक्षता को सुदृढ़ किया जा सके। पारदर्शी प्रक्रिया में वृद्धि की जाए जिससे जो व्यापक जन भागीदारी उसमें हो। सिर्फ राज जो सरकारी लोग नियुक्त किए जाते हैं परिसीमन आयोग में, जन भागीदारी को भी उसमें सुनिश्चित किया जाए, जिससे लोगों के बीच उस प्रक्रिया को अधिक स्वीकार्य बनाया जा सके और वो अधिक पारदर्शी हो। आवधिक समीक्षा, आदर्श रूप में प्रत्येक जनगणना जो 10 वर्ष बाद होती है हमारे यहाँ के बाद परिसीमन होना चाहिए, ताकि जनसंख्या में वृद्धि और परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करते हुए समान प्रतिनिधित्व मिल सके। निधि आवंटन, निधि आवंटन के लिए हम कई मानदंडों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे आय अंतराल। जिन राज्यों में जनसंख्या अधिक है लेकिन उनकी आय कम है, उनको अधिक निधि आवंटित की जा सकती है। जनसंख्या का आकार, जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है, उनकी जरूरतें ज्यादा हैं, तो उनको ज्यादा सहयोग प्रदान किया जाए। जनसांख्यिकी प्रदर्शन, अगर किसी ने प्रजनन दर कम करी है तो उसको उसके लिए पुरस्कृत किया जाए, ये आवश्यक है। आगे बढ़ते हुए भारत को ऐसा परिसीमन और वित्तीय संघीय ढांचा विकसित करना चाहिए जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और सहकारी संघवाद के बीच संतुलन बनाए रखे, जिससे कि आगे की चीजें सुदृढ़ हों। तो ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है। आप सबका चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।